पिछले लेक्चर में अपन ने बीमा कंपनियों का अंकेक्षण विस्तार से डिस्कस किया था। आज अपन शिक्षण संस्थाओं के अंकेक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले बात आती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या शिक्षण संस्था किसे कहते हैं। वे संस्थाएं जहां विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है उसे अपन शिक्षण संस्थान कहते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शामिल होते हैं। सरकारी शिक्षण संस्थाओं के खातों की जांच अनिवार्य रूप से सरकार के अंकेक्षण विभाग के द्वारा की जाती है, परंतु जो निजी संस्थाएं होती हैं उनके खातों का अंकेक्षण वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, किंतु अंकेक्षण की उपयोगिता को देखते हुए और राज्य के विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा विभागों के निर्देशों के अनुसार, क्योंकि विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग जो हैं उनसे उनको संबद्धता लेनी होती है, तो संबद्धता के लिए वो ये सुझाव देते हैं कि शिक्षण संस्थाओं को अपने खातों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य रूप से करा के उसकी रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करनी होती है, इसलिए उन्हें ऑडिट कराना पड़ता है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण करते समय एक अंकेक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है नियमों एवं अधिनियमों की जानकारी। चाहे विद्यालय हो या महाविद्यालय, यदि निजी है तो उसके प्रन्यास सल्लेख मतलब ट्रस्ट डीड और अन्य कोई उस पर अधिनियम, कोऑपरेटिव एक्ट वगैरह जो लागू होता है, उसके प्रावधानों की अंकेक्षक को जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि विश्वविद्यालय के या सरकार के जो नियम हैं उसके हिसाब से इनके नियम और उपनियम बनाए गए हैं या नहीं, और उसी के अनुरूप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी गई है या नहीं। नंबर 2, प्रबंध समिति की सूक्ष्म पुस्तिका की जांच करना। अंकेक्षक को जो निजी शिक्षण संस्थान है उसके प्रबंध समिति या संचालन समिति है, उसमें जो भी उनकी मीटिंगें होती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ एक रजिस्टर में लिखी जाती है, जिसको अपन सूक्ष्म रजिस्टर कहते हैं। तो कोई भी इनकी पदाधिकारियों की मीटिंग होती है प्रबंध समिति की, तो पहले उसका एक एजेंडा निर्धारित होता है, मीटिंग कॉल की जाती है, तो सभा में उस एजेंडे को चिपकाया जाता है सूक्ष्म रजिस्टर में, फिर उस पर जो निर्णय होते हैं वो लिखे जाते हैं और उसके बाद उस पर जो डिस्कशन होता है, अंतिम निर्णय वो मीटिंग खत्म होने के बाद लिखा जाता है और अगले मीटिंग में उन मिनट्स को कंफर्म किया जाता है और उस पर साइन किए जाते हैं। तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि प्रबंध समिति के जो मिनट्स हैं उसके अनुसार ही लेखे रखे गए हैं और जो भी लेखों में प्रावधान किए गए हैं उनमें पारित प्रस्तावों के अनुरूप है या नहीं। तीसरा है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच। यदि संस्था बड़ी है तो ऐसी दशा में उसमें रोकड़ की आवक ज़्यादा होती है, तो रोकड़ पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए, क्यों गबन उधरी होने की संभावना होती है, तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कैश प्राप्ति और वापस उसको जमा कराने के संबंध में उचित आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई गई है और वो संतोषप्रद है या नहीं। इसके बाद अपन संस्था की आय की
तरफ डिस्कशन करेंगे कि एक शिक्षण संस्था की आय के कौन कौन से स्रोत होते हैं और उनकी जांच अंक शिक्षक को कैसे करनी चाहिए। तो एक शिक्षण संस्थान के आय के स्रोतों में फीस है, दान है, चंदे हैं, अनुदान है आदि के रूप में होती है। तो एक अंक शिक्षक को सबसे पहले फीस की जांच कैसे करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो विद्यार्थियों से प्रति माह उनको पढ़ाने के बदले में फीस ली जाती है और फीस विभिन्न शीर्षकों में ली जाती है। तो अंक शिक्षक को देखना चाहिए कि विद्यार्थियों से प्राप्त होने वाली फीस के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है और उचित शीर्षकों में उसका लेखा किया गया है, जिसमें विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत उसका बंटवारा सही तरीके से करके और उसकी जोड़ लगा के और फीस रजिस्टर में सही पोस्टिंग की गई है या नहीं। फीस रजिस्टर में पोस्टिंग जो रसीदें दी जाती है विद्यार्थियों को, उसके प्रतिपूर्ण से उनकी जांच की जाती है और अंत में जैसे ही एक दिन की जितनी रसीदें करती है उनकी टोटल करके और रोकड़ बही में उसकी एंट्री की जाती है। तो अंक शिक्षक को देखना होता है कि जो रसीदों का प्रतिपूर्ण है उससे सबसे पहले फीस रजिस्टर की जांच करेगा और बाद में फीस रजिस्टर की जो टोटल होती है उस पर्टिकुलर डे की वो वापस रोकड़ बही में उसकी एंट्री करेगा। तो इसकी जांच करके देखना चाहिए कि सही राशि लिखी गई है या नहीं। इसी तरह से कोई अग्रिम फीस प्राप्त हुई है तो अंक शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए वो दायित्व होता है संस्था का, उसे आगे के लेखा वर्ष में लिया गया है या नहीं। इसी तरह से किसी विद्यार्थी की फीस बकाया है तो उसकी डिटेल्ड जांच करके उसकी लिस्ट लेनी चाहिए और उसे उचित रूप से बही खाता बही में या बैलेंस शीट में दिखाया गया है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। फीस में कई बार कॉशन मनी भी शामिल होती है। तो कॉशन मनी आय का साधन नहीं होकर एक दायित्व होती है। जब विद्यार्थी वापस छोड़ के जाता है स्कूल को या कॉलेज को तो उसे वापस रिफंड करनी होती है। तो उसे देखना चाहिए कि कॉशन मनी का सही लेखांकन किया गया है या नहीं और चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखाया गया है या नहीं। और कॉशन मनी आती है तो वो रसीद जो फीस आती है उसके साथ ही आती है, प्रथम वर्ष में आती है। हर एक वर्ष के विद्यार्थियों से कॉशन मनी नहीं ली जाती, इसलिए देखना चाहिए कि कॉशन मनी का सही लेखांकन हुआ है या नहीं। इसी तरह से शिक्षण संस्थाएं खेलकूद की, परीक्षा की, विकास शुल्क की, प्रयोगशाला की, छात्रावास की अलग अलग शीर्षकों में जो फीस लेती है उनको उस शीर्षक में ही जमा किया जाना चाहिए और उससे संबंधित खर्चे उसी शीर्षक में किए जाते हैं। तो इसलिए इसके लेखांकन सही तरीके से हुआ है या नहीं उसकी जांच करनी चाहिए। एक होता है अर्थदंड, फाइन। तो ये अंक शिक्षक को देखना चाहिए फाइन लगाने के क्या नियम हैं और उस नियमों के अंतर्गत ही फाइन लगाया गया है तथा जो फाइन प्राप्त किया गया है उसके लिए उचित रसीद निर्गमित की गई है और रोकड़ बही में उसका लेखांकन कर दिया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसी तरह से कई बार संपत्तियां खरीदते हैं या सप्लाई करवाने के लिए टेंडर किया जाता है तो सप्लाई करने वाली संस्था से जमानत राशि भी प्राप्त की जाती है। तो जमानत राशि का सही लेखांकन किया गया है या नहीं, जमानत का रजिस्टर मेंटेन किया गया है या नहीं, ये भी देखना चाहिए और इसे दायित्व पक्ष में दिखाया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। जमानत राशि जब भी ली जाती है तो उसके लिए उसे संबंधित पार्टी को रसीद निर्गमित की जाती है। तो उसके प्रतिपूर्ण से, रसीद के प्रतिपूर्ण से इसकी जांच होती है। जब इसे लौटाया जाता है तो उससे आवेदन लिया जाता है और चेक से भुगतान होता है। तो चाहे कॉशन मनी का हो चाहे जमानत राशि का हो, भुगतान चेक से होना चाहिए और उससे संबंधित आवेदन की प्रति साथ लगी होनी चाहिए, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा दान, चंदे आदि भी प्राप्त होते हैं।
तो अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि चंदा या दान देने वालों ने जो राशि दी है, चाहे रोकड़ दी है चाहे चेक से दी है, तो उसकी जांच जो रसीद उनको निर्गमित की गई उसके प्रतिफलन से करनी चाहिए और रोकड़ बही में उसका सही लेखांकन किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान उसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही काम में लिए जा सकते हैं। अन्य स्थान पर लिए गए हैं तो उसको अपने अंकेक्षण रिपोर्ट में स्थान देना चाहिए। इसी तरह से राजकीय अनुदान भी प्राप्त होते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं को सरकार से, विश्वविद्यालय, यूजीसी इत्यादि संस्थाओं से कुछ रुपया राजकीय सहायता के रूप में मिलता है। तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए ये धनराशि प्राप्त हुई है उस उद्देश्य के लिए ही इसका उपयोग किया जाए। और सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी से जो स्वीकृति हुई है उस राशि की, उसकी स्वीकृति देखनी चाहिए और उससे जांच करनी चाहिए कि जितनी स्वीकृति हुई पूरी राशि प्राप्त हो गई है और उसका लेखांकन सही तरीके से कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं की आय में ब्याज है, लाभांश है, किराया है, यह भी प्राप्त होता है। तो ब्याज, लाभांश ये विनियोगों पर प्राप्त होता है। कोई संपत्तियाँ संस्था की है, किराए पर देते हैं तो उनसे किराया प्राप्त होता है। पुरानी संपत्ति बेचते हैं तो उससे बेचने से राशि प्राप्त होती है। तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जो भी विनियोग संस्था के किए हुए हैं उनका भौतिक सत्यापन करना चाहिए विनियोग रजिस्टर से, और विनियोगों पर जो ब्याज की दर है उसके आधार पर देखना चाहिए कि पूरी राशि प्राप्त हुई है या नहीं, और नहीं हुई है तो उनके बकाया राशि के लिए पर्याप्त आयोजन किया गया है या नहीं। विनियोगों के रजिस्टर में जो विनियोगों की लागत दी हुई है उसका मिलान मार्केट प्राइस से करके उचित, यदि मार्केट प्राइस कम है तो उसके लिए उचित प्रावधान कर दिया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। प्राप्त किराए की जांच संबंधित जो भी किरायानामा है उससे करनी चाहिए और समय समय पर किराया बढ़ाने के लिए जो प्रावधान किया गया है वो बढ़ाया है कि नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। प्राप्त किराए के जो प्रमाणक विद्यमान हैं, जो रसीदें निर्गमित की है उसकी जो प्रतिपूर्ण है उससे रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि की जांच करनी चाहिए। इसी तरह से यदि कोई पुरानी संपत्ति बेची है, उससे कोई राशि प्राप्त हुई है तो उसको बेचने से हुई लाभ हानि की गणना सही तरीके से की गई है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि जो भी स्थायी संपत्तियां संस्था के पास है उसका रजिस्टर तैयार किया गया है तथा जो चिट्ठे में संपत्तियां दिखाई जा रही हैं वो भौतिक रूप से विद्यमान है या नहीं, क्योंकि जिन संपत्तियों से आय प्राप्त हो रही है, चाहे वो विनियोग है, चाहे वो स्थायी संपत्तियां हैं, मकान या मैदान, भवन, जो भी, तो वो तो प्रत्यक्ष होते ही हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी संपत्तियां होती है जो कंज्यूमेबल भी होती है और आती जाती रहती है, तो उसके लिए संपत्ति रजिस्टर में डेप्रिसिएशन का कॉलम होना चाहिए और प्रत्येक प्रकार की संपत्ति जिसमें स्थायी संपत्ति और जो अस्थायी संपत्ति जिसमें गेम्स मटेरियल है या लैब में काम आने वाले छोटे बड़े इक्विपमेंट हैं, उनका अलग रजिस्टर होना चाहिए। जो परमानेंट नेचर के नहीं होते, कुछ समय बाद 1 साल भर के अंदर उनको यूज कर लिया जाता है या टूट फूट जाते हैं, तो उनका अलग रजिस्टर होना चाहिए। इसके बाद संस्था के व्ययों की
जांच। एक अंकेक्षक को संस्था के व्ययों की जांच करते समय कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। नंबर 1, वेतन का भुगतान। तो वेतन का भुगतान जो हुआ है उसकी जांच करते समय वेतन रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, रोकड़ बही या बैंक पासबुक की जांच करनी चाहिए। उसके अलावा अवकाश वेतन का भुगतान हुआ है तो अवकाश खाते की जांच करनी चाहिए। वार्षिक वेतन वृद्धियों की जांच, संबंधित वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश है उससे करनी चाहिए। उसे देखना चाहिए प्रोविडेंट फंड नियमानुसार काटा गया है तथा कर्मचारी का और नियोक्ता का अंशदान दोनों ही सही समय पर संबंधित खाते में जमा करवा दिए गए हैं या नहीं। जिन कर्मचारियों का वेतन एक सीमा से अधिक है उन पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को यह देखना होता है कि संस्था के जो व्यय हैं उनमें पूंजीगत और आयगत में सही विभाजन किया गया है या नहीं, और व्ययों को करते समय उत्तरदायी व्यक्ति से स्वीकृति प्राप्त की गई है या नहीं, और उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए खरीदने की क्रय प्रक्रिया वो अपनाई गई है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि जो छात्रवृत्ति हैं उनका भुगतान प्राप्तकर्ता को सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं, उसके लिए छात्रवृत्ति रजिस्टर की जांच करनी चाहिए। और जो छात्रवृत्तियाँ सरकारी विभागों से प्राप्त हुई है उसकी जांच भी करनी चाहिए, और वापस जो भुगतान होता है वो चेक के माध्यम से होना चाहिए, उसकी भी जांच करनी चाहिए। और बकाया छात्रवृत्तियों को सही तरीके से लेखांकित किया गया है या नहीं, उसकी भी जांच करनी चाहिए। धरोहर राशि की वापसी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अपन रिफंड करते हैं तो विद्यार्थी से एप्लीकेशन तथा उसकी मूल रसीद ली जाती है तो वो विद्यमान होनी चाहिए, और धरोहर राशि का भुगतान चेक के माध्यम से ही होना चाहिए। इसी तरह जमानत राशि है, तो जमानत राशि जो कि विभिन्न पक्षकारों से कोई माल आपूर्ति के संबंध में प्राप्त की गई थी, उनका भुगतान निर्धारित अवधि व्यतीत होने के पश्चात करना होता है। तो जो उन्हें रसीद निर्गमित की गई उसकी कॉपी साथ लगी हुई चाहिए, और उनके साथ आवेदन भी होना चाहिए, और उनको चेक से भुगतान हुआ है या नहीं इसकी भी जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि जो आयकर की कटौती वेतन में से की गई है उसे समय पर आयकर विभाग के खाते में जमा करवा दिया गया है यानी अन्यथा संस्था पर उत्तरदायित्व उत्पन्न होने की संभावना भी होती है। इसके अतिरिक्त जितने भी CL, PL, मेडिकल के अवकाश के लेखे हैं तो अवकाश की स्वीकृति, लेखे इत्यादि की विस्तार से जांच करके ही अवकाश वेतन जो दिया गया है उसको अप्रूव करना चाहिए, अन्यथा गलत भुगतान के लिए अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि संस्था की संपत्तियों और दायित्वों की जांच कैसे की जाती है।